तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आज वर्ल्ड कप के एक मैच के दौरान एक अजीब वाकया हुआ। क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसे बैट्समैन को आउट दिया गया जिसने एक भी गेंद नहीं खेली, और न वो कैच हुआ, न बोल्ड हुआ, न रनआउट हुआ, न स्टंप हुआ, न ऑब्स्ट्रक्ट टू बॉल आउट हुआ, न एलबीडब्ल्यू हुआ, टाइम्ड आउट हुआ। वर्ल्ड कप में या क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार कोई बैट्समैन टाइम्ड आउट हुआ है, और इस बैट्समैन का नाम है एंजेलो मैथ्यूज। श्रीलंका के एक बेहतरीन ऑलराउंडर, पहले कैप्टन भी रहे, और इस वर्ल्ड कप का वो हिस्सा नहीं थे, लेकिन श्रीलंका की टीम में कई इंजरी हुई तो एंजेलो मैथ्यूज को बुलाया गया बीच में ही वर्ल्ड कप के। फिरोज शाह कोटला पर आज मैच था श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच, और श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, और उसी बैटिंग के दौरान जब चौथा विकेट गिरा तो मैथ्यूज क्रीज पर आए थे, और उसके बाद बड़ी देर तक अंपायर के साथ बातचीत हुई। बांग्लादेशी क्रिकेटर थे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद बहुत गुस्से में मैथ्यूज वहाँ से निकले, और जब उन्होंने बाउंड्री क्रॉस किया तो अपने उस हेलमेट को भी फेंक दिया। पूरा माजरा ये था कि आईसीसी, यानी कि जो आईसीसी का पूरा रूल है उसके हिसाब से एक बैट्समैन के आउट होने के बाद दूसरे बैट्समैन को क्रीज पर 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड के अंदर अंदर पहुंच जाना होता है। अगर 2 मिनट से ज़्यादा वो वक्त लेता है और कैप्टन अपील कर दे सामने वाला दूसरी टीम का, तो फिर उसे टाइम्ड आउट दे दिया जाता है। अब यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज 2 मिनट बाद नहीं आए, वो तो जैसे ही बैट्समैन आउट हुआ वो मैदान के अंदर दाखिल हो गए और बाकायदा क्रीज पर भी पहुँच गए, पिच पर भी पहुँच चुके थे, लेकिन स्ट्राइक नहीं लिया। उसकी वजह ये थी कि जो हेलमेट लेकर आए थे वो हेलमेट कुछ प्रॉब्लम थी उसमें टेक्निकल, तो उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगवाया और उस हेलमेट को फिर ठीक कर रहे थे। इस दौरान में करीब 3 मिनट पार कर गया, 2 मिनट से ज़्यादा। और बांग्लादेश के जो कैप्टन शाकिब अल हसन, शायद उन्होंने अंपायर से बात की और अपील कर दी, और उसके बाद अंपायर ने रूल बुक देखा और उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट करार दे दिया। तो एक ऐसा बैट्समैन जो ग्राउंड के अंदर दाखिल हो चुका है, क्रीज तक पहुंच चुका है, लेकिन वो बॉल खेलने के लिए तैयार नहीं है हेलमेट की वजह से, और वो टाइम्ड आउट हो गया। अब 2 चीज़ें इसमें, रूल के हिसाब से जाएं, रूल बुक के हिसाब से तो एंजेलो मैथ्यूज आउट, लेकिन अगर क्रिकेट के इंटरेस्ट और फिर आप खेल भावना के हिसाब से चले, और ये जेंटलमैन गेम कहा जाता है, तो फिर बहुत से लोगों का यही मानना है और मेरा भी मानना है कि अगर शाकिब अल हसन ने ये अपील की तो नहीं करना चाहिए, और अगर अंपायर ने आउट दे दिया तो उन्हें वापस बुला देना चाहिए। ऐसा कई बार हमने क्रिकेट के मैदान में देखा है कि बॉलर जब बॉल करता है और बैट्समैन क्रीज छोड़ देता है और स्टंप कर देते हैं, अपील कर देते हैं, तो उसके बाद कई कैप्टन ने वापस बुलाया, हालांकि वो आउट है, क्योंकि अगर बॉलर बॉल फेंक रहा और उससे पहले आपने क्रीज छोड़ दिया तो बॉलर चाहे तो आपको स्टंप गिरा कर आउट कर सकता है। कॉटनी वॉल्श शायद 87 था अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो प्लेयर हैं जो एक वर्ल्ड कप का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा था, और उस मैच में वो बार बार एक बैट्समैन बाहर निकल जाता था और उन्होंने बाकायदा उसको आउट कर सकते थे कॉटनी वॉल्श, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसको धमकी दी, धमकी भी नहीं, बताया कि अब आप बाहर निकलोगे तो मैं आउट कर दूंगा, और वो आउट कर सकते थे। और वो मैच वेस्ट इंडीज़ हार गई। अगर कॉटनी वॉल्श आउट कर देते तो वेस्ट इंडीज़ वो मैच जीत जाती, लेकिन आज भी उसको याद किया जाता क्योंकि खेल भावना यही है। तो आज जिस तरीके से एंजेलो मैथ्यूज, वैसे भी उनका लास्ट वर्ल्ड कप, और इस तरीके से एक कैप्टन को आउट करार नहीं देना चाहिए। तो ये रूल बुक के हिसाब से जो भी हो मुझे नहीं मालूम, खेल भावना, स्पिरिट ऑफ गेम के हिसाब से यह गलत था। कल अखबारें में सारी, न्यूज़ चैनल पे भी ये सारी खबरें इसी से जुड़ी हुई आपको पढ़ने को मिलेंगी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, और कहानी के बाद देहरादून की बात करेंगे। बात 3 मई 2019 की है, 3 मई 2019। 2019 को सुबह सुबह एक पुलिस स्टेशन में मुंबई के एक कांस्टेबल के पास फ़ोन आता है। थाने की घंटी बजी, उसने उठाया। दिलीप धूमल उनका नाम था। सामने से किसी ने फ़ोन करके कहा कि साहब यहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट है और उसके बाहर एक शख्स खून से लथपथ पड़ा हुआ है। तो ये इलाका था शिवाजी नगर का, और शिवाजी नगर के अंदर भी
ये जो एरिया था वो घाट कोपर मानखुर्द लिंक रोड। तो पुलिस की टीम को जैसी ये खबर मिलती है, पुलिस की टीम उस पब्लिक टॉयलेट के पास पहुंचती है। वहां देखती है कि एक शख्स बुरी तरह लहूलुहान, सर पे उसके गहरे जख्म, किसी ने देखकर ही लग रहा था वजनी पत्थर से उसके सर पे हमला किया है। फौरन उसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, नज़दीक के सरकारी अस्पताल। लेकिन डॉक्टर देखते ही उसे मुर्दा करार दे देते हैं। अब पुलिस की नज़र में ये एक मर्डर केस था। उस लाश में जो कपड़े थे उसकी तलाशी ली गई, लेकिन कोई ऐसी उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। सब कुछ पैंट की जेबें खाली, शर्ट खाली, कोई ऐसा क्लू नहीं जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। अब पुलिस वापस मौके पर पहुंचती है और जिस पब्लिक टॉयलेट के पास ये लाश मिली थी वहाँ पता करती है कि कौन कौन, और ये सुबह सुबह का वक्त था, करीब 6:30 बजे थे। तो पुलिस आसपास में पता करती है तो पता चलता है कि इस पब्लिक टॉयलेट के करीब ही एक पार्किंग का एरिया है, और उस पार्किंग एरिया में एक मुलाजिम है जो काम करता है, नाइट ड्यूटी उसकी थी। पुलिस उसके पास पहुंचती है इस उम्मीद से कि कुछ बताएगा। उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर पुलिस को पता चला कि ये तो चश्मदीद है। उसने बताया कि साहब सुबह करीब 5 बजे का वक्त था और मैं चूँकि ड्यूटी पे था पार्किंग के, तो मैं टहल रहा था। सुबह सुबह इतना काम होता नहीं। तभी मैंने देखा कि 2 शख्स एक आदमी से लड़ रहे हैं और उन दोनों में से एक ने एक को थप्पड़ मारा। फिर मैंने देखा कि उसने भी हाथापाई करने की, अपने आप को बचाने की कोशिश की। तभी उन्होंने वजनी पत्थर से उसके सर पे मारा ज़ोर से, और फिर उसके जेब से उन्होंने पर्स वर्स सब निकाले और भाग गए दौड़कर। बोला मैं दूर से देख रहा था और मैं डर भी गया, वो 2 थे, मैं अकेला, तो मैं बीच बचाव भी नहीं कर सकता था। लेकिन जब वो भाग गए तो फिर मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि मैंने ये तो जान नहीं है इसके अंदर, जब मर चुका है। तब मैंने आपको कॉल किया। अब उस विटनेस से ये पता चल गया कि 2 लोग थे। पुलिस ने आसपास के इलाके को खंगाला, 2019 की बात है ये। तो ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे नशेड़ी और ये सारे लोग उस एरिया में घूमते हैं। तो तफ्तीश करते करते पुलिस के अपने मुखबिरों से पता चला कि 2 लोग उस एरिया में उस रात घूम रहे थे, और उन दोनों, एक का नाम इसमें था शफीउल्ला कुरैशी और दूसरे का नाम नियाज़ अहमद चौधरी उर्फ गांजा। तो इन दोनों की उम्र यही कोई 20, 22, 23 साल रही होगी। दोनों को जब पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने कहा हमने इसके पैसे वैसे जेब से निकाले थे और वो हमसे लड़ पड़ा, हमें लूटने नहीं दे रहा था, तो हमने उसको पत्थर से मार डाला। पुलिस ने पूरी पूछताछ के लिए पता इनकी कोई दुश्मनी नहीं है पता चला। ये सिर्फ एक लूटपाट का वाकया था। वो लूट रहे थे और वो विरोध कर रहा था, उसी चक्कर में मर गया। अब यहाँ से ये केस एक अजीब रुख लेती है। मतलब आमतौर पे कत्ल के केस में ये होता है कि पुलिस को लाश मिलती है, फिर कातिल को ढूंढा जाता है और उसके बाद उठाकर चार्जशीट तैयार होती है, अदालत में केस पहुंच जाता है। यहाँ पुलिस के पास लाश भी है, यहाँ पुलिस के पास दोनों कातिल भी हैं, कत्ल की वजह भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, और वो ये कि कत्ल जिसका हुआ वो कौन है। अब जब दोनों कातिल से पूछा गया कि तुम ये बताओ कि ये कौन है जिसको मारा, तो उसने कहा साहब हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो नशे में इधर से गुजर रहे थे, ये मिल गया, हमने कहा इससे कुछ लूट लेते हैं, और उसी लूटपाट के दौरान हाथापाई में वो हमसे मारा गया, तो हम उसे नहीं जानते। अच्छा, पुलिस ने उसको हर तरीके से दोनों को खंगाल लिया। पता चला कि वाकई वो दोनों सच बोल रहे हैं, नहीं जानते। अब पुलिस के पास कोई ऐसा क्लू नहीं जिससे वो उस मरने वाले शख्स की जानकारी निकाल सके कि यह है कौन। अब कपड़े वपड़े के अंदर कुछ था नहीं। पुलिस ने फोटो वोटो खींचा, उसके बाद तभी बॉडी पे जब नज़र गई तो पुलिस ने देखा कि उसकी एक उंगली पर एक स्याही के निशान है, और वो निशान ठीक वैसे ही होते हैं जैसे हम लोग इलेक्शन के दौरान वोट डालते हैं तो दोबारा वोट न देने चले जाएं तो वो स्याही लगाई जाती है उंगली पर। बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोटो भी खिंचाते हैं। हालांकि एक दौर में ये था कि स्याही का भी तोड़ था, आज भी है, कि आपको स्याही लगा दी गई, उसके बाद आप उसको बाहर आकर मिटा दीजिए, फिर दोबारा आप वोट दे आइए। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है शहरों में अब आधार वाधार, लेकिन अभी भी जुगाड़ हो जाता है। तो खैर वो स्याही के निशान थे और पुलिस को ये लगा कि शख्स वोट दिया अभी। अच्छा, ये बात 3 मई की है और इससे ठीक कुछ दिन पहले अप्रैल में चुनाव था।
और पूरे देश में इलेक्शन था, और वो इलेक्शन था 2020 बल्कि 2019 का लोकसभा का चुनाव, क्योंकि 14 का हुआ, फिर 19 का हुआ, अब अगले साल 24 का होना है। तो 2019 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो पूरे देश के साथ साथ मुंबई में भी ये चुनाव हुआ। अब पुलिस को ये अंदाज़ा हो गया कि ये बंदा यहाँ पर था, इसका मतलब है आसपास का कहीं का होगा, और यहीं कहीं इसने वोट भी दिया होगा। खैर, पुलिस ने उसकी तस्वीर, उस फिरली पोस्टर बनाए, और पूरे इलाके में, ये शिवाजी नगर के आसपास का जितना इलाका है, या फिर घाटकोपर का एरिया हुआ, या फिर माखुर्द लिंक रोड का एरिया हुआ, वहाँ सारी तस्वीरें चिपका दी। लोकल जो मराठी न्यूज़ चैनल और लोकल चैनल थे उसमें भी उसकी ये फ़ोटो वोटो सब डाल दी। लेकिन कई दिन बीत गए, पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली, कोई भी आगे नहीं आया जो इस शख्स को पहचानता हो। अब पुलिस को लगा कि क्या करें, कैसे इसको ढूंढें। अच्छा, उंगली पे निशान पे वो तो था आपका वोटर मार्क, यानी कि उसने वोट डाला, लेकिन ये भी पता नहीं था कि उसने वोट डाला कहाँ। मुंबई में डाला, मुंबई के बाहर डाला, महाराष्ट्र में डाला, महाराष्ट्र के बाहर कहीं डाला। इस वोटर मार्क के अलावा उस शख्स के बॉडी पे दो और चीज़ें थी। एक, उसकी बॉडी पे लिखा हुआ था, उसने गुदवा रखा था बी, और दूसरा था के, बी एंड के कैपिटल। अब पुलिस को लगा कि ये दोनों उसके नाम के भी होंगे, तो बी और के नाम से भी पता करना शुरू किया। कोई जानकारी नहीं मिली, कोई फ़ायदा नहीं। तो ना स्याही काम आ रहा है, ना ये बी के काम आ रहा है। अब अजीब उलझन ये है कि पुलिस के पास लाश भी है, कातिल भी है, लेकिन जो मरा है उसकी असलियत नहीं पता। उसके घर वाले, उसका कोई रिश्तेदार, दोस्त, जानकार कैसे मिले। तब जब ये मसला आला पुलिस अफसरों तक पहुंचा तो उन्होंने कहा ये बड़ा ही अजीब और विचित्र सा केस है, लेकिन सुलझाना तो है, क्योंकि आगे चलकर कोर्ट में भी जब ये जाएगा तो जो मरा है कम से कम उसकी तरफ से जो लोग हैं, परिवार और ये लोग, वो भी तो आगे आएंगे केस के दौरान में। तो कैसे ढूंढा जाए। तो बीके का वो डाला, फोटो डाला, कोई कामयाबी नहीं मिली। टैटू जो गोदते हैं उससे पूरे आसपास की शिवाजी नगर के टैटू आर्टिस्ट से बात हुई कि भाई कौन गुदवा सकता है। जितने भी मिले दर्जनों, उन्होंने कहा नहीं, ये हमने नहीं किया, ये हमारे हाथ का नहीं है। तो अब हर तरफ से हार कर पुलिस को लगा कि यार अब एक ही चीज़ बची है, और वो है ये वोट डालने वाला निशान, यानी उसकी उंगली पर स्याही के मार्क। अब पुलिस ने कहा कि ढूंढना तो है, तो लगो भाई। तो सबसे पहले कहाँ, अब चूंकि ये जिस एरिया में इसकी लाश मिली थी, तो सबसे पहले घाटकोपर और उसके इर्द गिर्द का ही ढूंढा जाए। तो पुलिस ने कहा चलो अलग अलग टीमें बनाई गई, और कहा गया कि इस पूरे घाटकोपर या फिर शिवाजी नगर और मानखुर्द लिंक रोड, यहाँ पे जितने भी वोटर थे जिन्होंने वोट डाले, उनकी लिस्ट निकालो। अब लिस्ट निकाली गई, लाखों में वोटर भी तो अच्छे खासे होते हैं, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे थे, क्योंकि एक तो ये पता चला था कि ये मुस्लिम नहीं है बॉडी से, तो बहुत सारे जो मुस्लिम नाम थे वोटर लिस्ट में, वो हटा दिए गए। अब नॉन मुस्लिम बचे, उनमें से अब चेक करना शुरू किया तो 3 लाख तक आते आते रुके। फिर 3 लाख के बाद अब ये है कि इसमें से कौन हो सकता है। तो पुलिस ने ये तुक्का लगाया कि बी और के है, तो इसका या तो नाम बी के से होगा कोई शुरुआत का, या फिर के बी से होगा। उल्टा भी करके देखा, उन्होंने कहा वोटर लिस्ट भी निकालो, बी और के या के और बी के नाम से कितने लोग हैं। तो जब लिस्ट निकाली गई तो अब बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पुलिस घर तक जाए तो पता चले नहीं कि हमारा तो ये जो भी है तो घर पर है। तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी लोग पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हो, आप कैसे बताया जाए कि भाई हमें मुर्दे को का घर ढूंढ रहे हैं। घर वाले भी भड़क जाएंगे कि हमारा बच्चा जिंदा है, तुम उसको मुर्दा करार दे रहे हो। तो करते करते फिर 3 लाख के बाद पुलिस ने और शॉर्टलिस्ट किया, और और शॉर्टलिस्ट करने के बाद अब पुलिस 100 लोगों तक पहुंचती है, सबको छांटते हुए कि ये कौन 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 हो सकता है, बी और के। तो उन्होंने पूरा बी और के दोनों के नाम से इन्होंने कर रखा था। तो 100 लोगों पर जब पुलिस की टीम आई तो उन 100 लोगों के अब एक एक के घर जाना शुरू किया, जिनके नाम बी और के या के और बी से था।
तो एक तो बी और डब्लू बानखेड़े, कई लोग बी से बानखेड़े लिखते हैं वहाँ पे, तो एक यहाँ पे पुलिस के सामने ये भी उलझन थी। और के से पुलिस ने बहुत सारे नाम बताए, तो लेकिन उसमें एक किरण भी नाम रखा। तो पुलिस ने कहा कि हो सकता है ये बानखेड़े हो और वानखेड़े की जगह बी से लिखा हो। तो ऐसे करते करते 100 लोगों की जब लिस्ट तैयार हुई और आखिर में उन 100 लोगों के घर अलग अलग पुलिस की टीम को भेजने का फैसला लिया गया, तो कई घर होते होते अब भी लग रहा था कि पुलिस को कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। अब कुछ ही घर बचे थे 100 में से भी, 70-80 पार हो चुके थे। सभी के घर में या तो किसी घर में इस उम्र का कोई मर्द नहीं था, लड़के नहीं थे, या फिर वो घर पर ही थे, सही सलामत थे। तभी पुलिस की टीम एक रोज़ एक घर पहुंचती है और वहाँ एक लेडी थी। पुलिस उससे जाती है। अच्छा, पुलिस के पास वो तस्वीर भी थी लाश की, चेहरा तो उसमें ठीक ठाक थोड़ा था ही था, तो पोस्टर वाली तस्वीर भी थी। तो पुलिस एक घर में पहुंचती है। जब वो उस घर में पहुंचती है तो वो लेडी से पूछती है कि आपका कोई बेटा, कोई पति? तो कहती है हाँ जी, हमारा एक बेटा है, उसका नाम है किरण वानखेड़े, KW। तो उसने कहा ब्लॉक कहाँ है? तो उसने कहा साहब वो करीब 20-25 दिन से गायब है। तो पुलिस ने कहा पहले भी गायब होता? उसने कहा नहीं। उसने कहा कि अब इधर हुआ है, मतलब पहली बार इतने दिनों से घर नहीं आया। फिर पुलिस ने तस्वीर दिखाई। जैसे ही तस्वीर दिखाई उस लेडी ने पहचान लिया। अब वो चूंकि तस्वीर ऐसी थी कि उसमें आंखें बंद, ये तो पता चल जाएगा ये लाश की तस्वीर है। वो बेचारी रोने लगी धाड़े मारकर। उसने कहा ये तो मेरा बेटा किरण है। तब पुलिस ने उससे फिर पूछा कि आपके बेटे का नाम किरण वानखेड़े है? तो उसने कहा नहीं, हमारा वानखेड़े नहीं है, न बानखेड़े है, वो किरण कुछ और नाम बताया। तो उसने कहा लेकिन उसने हाथ पे अपने ये बी और के गुदवा रखा, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो उसने कहा असल में किरण इसका नाम है और इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम बी से शुरू होता है। तो ये उसकी दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था बी, जो उसने अपने नाम के साथ गुदवा रखा था हाथ पे। और इस कन्फ्यूज़न में पुलिस बहुत दिनों तक परेशान रही कि के और बी उसका फुल फॉर्म है, क्या है। लेकिन उस लेडी तक पहुंचने के बाद फिर ये कहानी खुली कि उसका नाम किरण वानखेड़े है और वो बी असल में उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। खैर, इसके बाद अब पुलिस इस केस को तैयार करती है, चार्जशीट तैयार करती है, सारी फॉरेंसिक एविडेंस और ये, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था। उसके बाद ये मामला सेशन कोर्ट में जाता है। उधर से वकील दोनों के आते हैं। 2020 में कहते हैं कि ये कहानी पे खड़ा किया गया केस, इसलिए हमारे मौकिल को ज़मानत दे दें। लेकिन एक पार्किंग वाला विटनेस और फिर ये सारी चीज़ें जो एक एक करके सबूत जुटाए गए। फिर पुलिस ने उस रात के जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे वो जुटाए, वो दोनों मौके पर थे। तो उन सारी चीज़ों को करके लोअर कोर्ट ने उनको बेल देने से मना कर दिया। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बेल देने से मना कर दिया। और आज की कहानी ये है कि आज भी ये दोनों जेल में है। 19 का ये केस है, 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी लोअर कोर्ट यानी सेशन कोर्ट का फैसला नहीं आया। और इस फैसले के बाद फिर हाई कोर्ट हो जाएंगे। तो 4 साल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने ऐसा पुख्ता केस खड़ा किया कि अभी भी दोनों जेल के अंदर हैं बिना बेल के, इन्हें ज़मानत नहीं मिली। तो ये थी आज की कहानी। और कहानी ख़त्म करके बर्थडे का सिलसिला शुरू करूँ, उसके बाद आपको देहरादून की कहानी। तो आज मोहम्मद दानिश, इनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे दानिश। और ये भेजा है शान ने। साथ ही कमाल है योगेश पाटिल भाई, आपका 2-3 मेल इन्होंने मुझे कर दिया है, आप लोग भी सुनिए। पुणे से हैं ये, और बार बार इन्होंने लिखा कि सर आज हमारी वाइफ का बर्थडे है। अब या तो ज़्यादा खुशी में, जोश में, या और वजह मुझे नहीं मालूम, तीसरी बीवी का नाम ही नहीं लिखा इन्होंने। तो योगेश पाटिल भाई, आपकी वाइफ को जन्मदिन बहुत बहुत बधाई, उनको मुबारक। और आगे ये गलती मत कीजिएगा, जब इतने मेल कर रहे हैं तो एक नाम भी भेज देते आप, लेकिन कोई बात नहीं। पूरी क्राइम तक फैमिली की मेंबर की तरफ से योगेश पाटिल जी की वाइफ को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सिया, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सिया। और ये कल्पना और अल्पेश उनकी बिटिया हैं। कपिल करपारन, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कपिल। और ये भेजा है चंचल शॉ ने दुबई से। मोहम्मद अजमल का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोहम्मद अजमल। इसके अलावा ईशान मौर्य, इनका भी आज बर्थडे है। ईशान मौर्य, हमारी टीम में एक सुनील मौर्य हैं, उनके बेटे हैं, और इसीलिए आज सुनील मौर्य ने छुट्टी भी मार ली है।
तो कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे ईशान बेटा, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, खूब तरक्की करो। आरती परमार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरती। और राहुल आंजना ने भेजा है ये। हर्षित, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हर्षित, और ये भेजा है कविता ने। इसके अलावा गजराज सिंह टोंगर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गजराज जी। और ये राहुल टोंगर के जो बेटे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दिल से माफ़ी, राहुल टोंगर के पिताजी हैं ये। ललित जी वर्मा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ललित जी। और ये महिमा के हस्बैंड हैं, और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको ललित जी। इसके अलावा नील कमल यादव को भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। साथ ही आज रिथिशा इलिया, ये मॉरिशस से हैं, और इनकी एनिवर्सरी है, तो हैप्पी, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेट्स रितिशा। और ये भेजा है समर राणा ने, इनके दोस्त हैं। यहाँ पे भी ये उनके हस्बैंड का नाम शायद भूल कर गए। रिजवान अंसारी एब्सेंट था 2-3 दिन, अभी आपको बता ही दूंगा मैं, सॉरी उसके लिए, लेकिन कई बार कई चीज़ें हो जाती हैं। जेसी पंडोत्रा, बल्कि जेसी बंदोत्रा, थैंक यू सो मच बंदोत्रा साहब, और पक्का आपसे बात मुलाकात दोनों होगी। इसके अलावा सृजन दीक्षित, थैंक यू सो मच, और सृजन पक्का मुलाकात होगी। बाकी फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने आपको फ्राइडे को बताया ही था, देहरादून में अपने किस्म का पहला क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल था देहरादून के वेलम स्कूल में, और मैं वहाँ था। एक सेशन भी था जो उत्तराखंड के डीजीपी हैं अशोक कुमार जी, इसके अलावा एक्स डीजीपी आलोक लाल जी, और बड़ा अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छे वहाँ। सबसे अच्छा लगा मुझे ये कि जब मैंने उस दिन फ्राइडे को अनाउंस किया था, तो बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर ने इस बात को सुना, और इतनी तादाद में वो वहाँ पर आ गए थे उस फंक्शन से पहले, फंक्शन के बाद भी मिलने के लिए, कि मैं बहुत इमोशनल हो गया। कई तो 80-80 किलोमीटर दूर से आए थे, और फिर करीब 8:30-9 बज गया था, तो उन्होंने कहा कि सर हमें वापस जाना है। अब पहाड़ी इलाका 80 किलोमीटर फैमिली के साथ, तो मुझे बहुत बुरा भी लगा कि एक मुलाकात या एक मिलने के लिए इतनी दूर से ये लोग पहुँचे। लेकिन यही प्यार है जो मुझे लगता है कि मुझे ताकत भी देती है, और लगता है कि फिर आप लोगों को यूं ही कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो बहुत अच्छा लगा हर जनरेशन के लोगों से मिलकर, ख़ासतौर पर क्राइम तक फैमिली से मिलकर। हमेशा उन लोगों का जो प्यार, जहाँ होटल में रहा पता चला, वहाँ पे भी सब कहानियाँ सुनते हैं। सेशन में था, वहाँ थे। वेलम स्कूल के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उनमें से भी कई से बात हुई, पता चला सब कहानियाँ सुनते हैं। बहुत सारे आर्मी के वहाँ कर्नल और ये सारे चीज़ें, तो उनकी फैमिली थी, डिनर था, गैदरिंग थी, उनसे जब बातचीत हुई तो भी अच्छा लगा। और कुल मिलाकर डीजीपी अशोक कुमार, इसके अलावा वो पराग अस्थाना जी जो होस्ट थे, इन लोगों ने, आलोक लाल, इन लोगों ने वाकई बहुत ही अच्छा मैनेज किया था। और इस तरह के लिटरेचर मुझे लगता है कि हर शहर में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको न सिर्फ क्राइम रिपोर्टिंग से जुड़े हुए लोग, बल्कि क्राइम पर लिखने वाले ऑथर, क्राइम पे फिल्में बनाने वाले, जैसे संजय गुप्ता वहाँ पर थे, डायरेक्टर, जिनकी फिल्म आपने देखी होगी, कांटे, शूट आउट एट वडाला, शूट आउट एट लोखंडवाला, काबिल ऋतिक रोशन के साथ, संजय घोष। इसके अलावा एस हुसैन जैदी, अपने दिल्ली के एक्सप्रेस कमिश्नर, नीरज कुमार जी, आपके यूपी पुलिस से भी कई पहुँचे, नवनीत सिकेरा जी, बिहार से जिनकी किताब पे खाकी बनी है, अमित लोढ़ा जी, और ये सब एक ही होटल में थे। आपके गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है ज़ीशान कादरी कहानी पे जो बनी लिखी गई, इसके अलावा बहुत सारे लोग। तो अच्छा लगा मिलकर, और मौसम अच्छा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि दिल्ली में इस वक्त हर सांस कातिल है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना है, समझ में नहीं आता है कि यहाँ सांस लें या ना लें। लेकिन लें तो भी मुश्किल, न लें तो और मुश्किल। ऑक्सीजन के बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन यही है कि फिर ज़िंदा रहने के लिए ये जहर भरी हवा आप अपने अंदर लेते रहिए। और जब मैं जैसे दिल्ली से निकला, करीब 80-85 किलोमीटर के बाद आसमान बिल्कुल साफ दिख रहा है। देहरादून में तो खैर पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे बताया था मुझे एयर क्वालिटी शिकारपुरी ने 70 था देहरादून में, और दिल्ली में 400+ था। तो अंदाज़ा लगाइए एयर क्वालिटी की। अब तो बहुत सारे
रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं, 13 से ऑड एंड इवन गाड़ियाँ चलेंगी, बारी बारी से एक दिन ऑड एक दिन इवन। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरी दोनों गाड़ियाँ इवन नंबर है। मैंने कोशिश की थी बहुत पहले, तब पता नहीं था लेकिन कि ये भी दिन आएंगे ऑड इवन वाली, तो अब किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अच्छा लगा। और क्राइम लिट फेस्टिवल मुझे लगता है एक अच्छा नोबल आइडिया है और ये होना चाहिए इसके, क्योंकि इस सब्जेक्ट को बहुत सारे लोग सुनना पढ़ना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी वहाँ पर आकर लोगों के साथ इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है। तो एक अच्छी कोशिश थी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे और पक्का होगी पाबंदी से, क्योंकि अब दिल्ली में ही हूँ, बाहर हूँ नहीं। तो कल मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।